वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जिस पर हम विलियन टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने राउल्ट के नियम के आधार पर विलियन के दो प्रकारों के बारे में बात की थी। उनमें से आदर्श विलियन पढ़ा था, अनादर्श विलियन भी पढ़ा था। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन दोनों की हमने शर्तों का अध्ययन किया था। आज बात करते हैं बच्चों जो अपना अनादर्श विलियन होता है। अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन जो होते हैं बच्चों, अनादर्श विलियन को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता है, या पुनः कह सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और दूसरे होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो देखो तो सबसे पहले यहाँ पर ये विचलन कर किससे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में, तो अपने अनादर्श विलियन में पढ़ा था ऐसे विलियन जो आपके राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। तो उन विलियनों को हमने क्या कहा, अनादर्श विलियन। यदि एक तो ऐसे विलियन पढ़ेंगे जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और एक ऐसे विलियन पढ़ेंगे जो राउल्ट के नियम से क्या हो, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो देखो इसमें सबको इनको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसमें नंबर 1 अपने राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन, करने वाले विलियन। तो ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हो, उन विलियनों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो अपने पास राउल्ट कहता है क्या है, पी टोटल इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी, या हम कहें पी ए जो है ये ग्रेटर होता है आपके, सॉरी बराबर होता है ये पी ए अक्स ए के, और पी बी जो है वो ग्रेटर बराबर होता है पी नोट बी अक्स बी से। ये अपने राउल्ट का नियम है कि कुल दाब जो है वो घटक ए के वास्तव दाब और घटक बी के वास्तव दाब के बराबर है, और घटक ए का वास्तव दाब जो वो बराबर किसके, शुद्ध अवस्था में घटक ए का वास्तव दाब और उसके मोलन्स के गुणनफल के, और घटक बी का वास्तव दाब बराबर होता है शुद्ध अवस्था में घटक बी के वास्तव दाब और उसके मोलन्स के गुणनफल के। लेकिन ये अगर धनात्मक विचलन दर्शा रहे मतलब बराबर तो होगा नहीं, बराबर भी होगा, तो इनमें संबंध क्या होगा। तो देखो अब इनमें संबंध बना दे, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे मतलब पी टोटल जो होगा वो पी ए और पी बी से क्या होगा, ज्यादा। इसी प्रकार पी ए का मान पी नोट अक्स से क्या होगा, ग्रेटर, और पी बी का मान जो है वो भी आपके पी नोट बी अक्स बी से क्या होगा, ज्यादा। पहली शर्त ये हो जाएगी राउल्ट के नियम के अनुसार, और इसी से हम परिभाषा बना सकते हैं। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन कौन से होते हैं, ऐसे विलियन जिनका कुल वास्तव दाब घटकों के वास्तव दाबों के योग से क्या होता है, अधिक होता है, उन्हें बोलते हैं बच्चों राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन। देखो फिर अपने पास राउल्ट का नियम कहता है डेल एच बराबर 0 होता है, लेकिन ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, मतलब यहाँ पर 0 के स्थान पर क्या आ जाएगा,
ग्रेटर यानी एस से विलियन जिनमें डेल एच का मान 0 से क्या हो ज्यादा, या बोल दें डेल एच इज इक्वल क्या हो पॉजिटिव। और बच्चों डेल एच पॉजिटिव होगा मतलब विलियन कैसा होगा उष्मा शोषी परिक्रम हो। कैसा हो उष्मा शोषी परिक्रम, यानी जो उष्मा शोषी परिक्रम होते हैं वो परिक्रम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा देख लो, डेल वी जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, या इसको भी लिख दें कि डेल वी ग्रेटर है या सॉरी पॉजिटिव है, तो विलियन का आयतन बढ़ेगा। और मोस्टली जब हम ऊर्जा देते हैं तो देखते हैं द्रव पदार्थ का आयतन क्या होता है बढ़ता है। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों की तीन शर्तें ही होगी। अब देखो धनात्मक विचलन में जो घटक ले रहे हैं उन घटक में जो आपके घटक एक एक कण केवल घटक ए, ये ए आकर्षण बल, प्लस बी के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, यह आकर्षण बल जो है राउल्ट के नियम के अनुसार बराबर किससे होता है एबी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, यदि ए और बी के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी तुलना में आपके घटक एक के कणों का आकर्षण बल और बी के कणों का आकर्षण बल क्या होता है ज्यादा होता है। तो आपके यह आ जाएगा आपके ए आकर्षण बल प्लस बी आकर्षण बल का मान एबी आकर्षण बल से क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलियन है उनकी चार शर्तें। पहली, विलियन का कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाबों के योगफल से अधिक होता है। और किसी एक घटक की बात करें तो घटक का वाष्प दाब जो होता है उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोलन्स के गुणनफल से ज्यादा होता है। विलियन में एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होती है अर्थात परिक्रम उष्मा शोषी होता है। आयतन परिवर्तन का मान ज्यादा होता है, आयतन परिवर्तन बढ़ता है। और देखो आपके एक घटक के कणों के आकर्षण और दूसरे घटक के कणों का आकर्षण जो है वो प्रत्येक कणों में जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में जब दोनों घटकों को मिलाएंगे तो उन घटकों के मध्य जो आकर्षण लगेगा वो कम होगा, या कह सकते हैं सेपरेट घटकों के कणों में जो आकर्षण है वो अधिक होता है। इससे विलियन बनने के बाद उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल से। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम जैसे एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल ले सकते हैं, एथेनॉल प्लस एसीटोन भी ले सकते हो, ईथर प्लस एसीटोन ले सकते हो। इसी प्रकार मेथेनॉल प्लस जल ले सकते हो, मेथेनॉल प्लस जल। तो यह आपके ऐसे विलियन है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है तो देखो अब ये जो शर्तें इन सभी शर्तों को राउल्ट के नियम के अनुसार और मोस्टली देखो अपने को ये वाली चीज समझनी है, इसको समझते हैं हम आरेख के सहायता से। तो देखो सबसे पहले राउल्ट का आरेख बनाते हैं आदर्श विलियन के लिए। तो देखो राउल्ट के आदर्श विलियन के लिए आरेख बनाने के लिए अपने ये बनाया, ये एक अक्ष ये अक्ष जिस पर इन्होंने मोलन्स को दर्शाया, जिस पर दर्शाया इन्होंने मोलन्स। घटक एक का मोलन्स एक रखा तो बी का मोलन्स क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ये रेखा जो है y अक्ष पर जो रेखा वो दर्शा रही है घटक एक के वाष्प दाब को। यहाँ पर ले लेते हैं हम अक्ष ए का मोलन्स को 0 और अक्ष बी का मोलन्स रख लेते हैं हम 1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी का। और देखो चूंकि यहाँ पर एक ही घटक है दूसरा नहीं है तो ये अपने यहाँ पर एक प्रकार से शुद्ध अवस्था को दर्शा सकते हो आप। अब देखो और इन्होंने ये बताया कि कुल दाब जो होता है घटक का कुल दाब जो होता है वो ये होता है पीए प्लस पीबी के बराबर। और पीए क्या है तो इन्होंने ये बताया कि ये होगा पीए और ये होगा आपके पीबी। अगर शुद्ध
या आदर्श विलयन है तो अपने पास ये होना चाहिए। लेकिन देखो अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, राउल्ट के नियम से क्या प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन। तो देखो अपने आरेख क्या होगा, विलयन कह रहा है कि घटकों का जो वाष्प दाब, देखो पी और पी का वाष्प दाब ये आरेख रेखा दर्शा रही है, लेकिन कुल दाब इससे ज्यादा होगा तो ये जो रेखा होगी आपकी वो ये ऊपर की ओर बन जाएगी, ये बन जाएगा। तो यहां पर ये हो गया अपने पास पी टोटल ये जो है, तो ये हो गया आपके P टोटल जो है ये ग्रेटर देन हो गया PA प्लस PB। तो देखो PA प्लस PB को जो योग है उसको ये वाली ब्लैक रेखा दर्शा रही है, लेकिन P टोटल वो कहां चला गया, इससे ऊपर जो ये रेड रेखा बनाई है, मतलब कुल दाब घटकों के वास्तव दाब से क्या हो गया ज्यादा। अब अपने पास देखो ये वाली जो रेखा है इसकी तुलना में PA का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ये रेखा ले लेते हैं यहाँ ऊपर की तरफ हम, ये हो गया, मतलब यहाँ पर ये PA जो है ये ग्रेटर हो गया इससे P नोड A अक्ष A से, मतलब एक प्रकार से ये P नोड A और ये आपके P नोड B को दर्शा देगा। इसी प्रकार से वो जो घटक ये आपके अक्ष B जो है PB के लिए रेखा बनी, तो ये रेखा भी इस प्रकार ऊपर की ओर बन जाएगी, मतलब PB ये ग्रेटर होगा आपके P नोड B अक्ष B से। तो ये होता है बच्चों राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। एक बार वापस देखो, सबसे पहले ऐसे विलयन जिनका कुल दाब वाष्प दाब जो है घटकों के उनके योगफल से ज्यादा होगा, आयतन परिवर्तन ज्यादा होगा, 0 से या शून्य नहीं होगा, एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होगा यानी परक्रम उष्मास्पर्शी होगा, और कणों में एक घटक के कणों में जितना आकर्षण लग रहा है दूसरे घटक के कणों में जो आकर्षण लग रहा है उनके योग की तुलना में विलयन के कणों में आकर्षण बल जो लगेगा वो क्या होगा, कम होगा। उदाहरण के लिए जैसे एथेनॉल में जल मिला दो, एथेनॉल और एसीटोन को मिला दो, ईथर और एसीटोन को मिला दो, या मेथेनॉल और जल को मिला देते हैं, फिर देखो आरेख बने। तो इस आरेख में जो ये ब्लैक रेखा है आपको दिखाई दे रही है, ये राउल्ट के नियम को दर्शा रही है। कब, जब आदर्श विलयन हो तब, और आदर्श विलयन से या राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। तो देखो ये तो दर्शा रही है PA प्लस PB को, और विलयन का कुल दाब इससे ज्यादा होगा, तो देखो ये कुल दाब की रेखा ऊपर की ओर चली गई। ये दर्शा रही है आपके नॉर्मल एक आदर्श विलयन के लिए PA का मान, लेकिन यहाँ पर देखो PA का मान P नोड अक्ष से यानी P नोड 1 से P नोड 1 का मान ज्यादा हो गया, और ये देखो आपके पास यहाँ पर P नोड B के लिए ये रेखा है, इससे अधिक हो गया आपके PB की रेखा। तो जो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनकी मेन बात क्या ध्यान रखनी है, ऐसे विलयन जिनका कुल दाब घटकों के वाष्प दाब से अधिक होता है, या घटक का वाष्प दाब उसकी शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब और मोलन्स के गुणनफल से ज्यादा होता है, उन्हें कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। या इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे विलयन जिनमें घटकों के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का योग जो होता है वो विलयन के कणों में लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है, तो उन्हें हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। देखो तो इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो अपने राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, तो देखो राउल्ट का नियम कहता है P टोटल इज इक्वल होता है
पी ए प्लस पीबी या पी ए बराबर होता है पी नोड ए अक्स ए और पीबी बराबर होता है पी नोड बी अक्स बी। ये बात कहता है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम से अगर ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो उस कंडीशन में अपने ये संबंध बदल जाएगा। संबंध क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा यानी ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब जो है घटकों के वाष्प दाब के योग से कम होता है उन्हें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। दूसरा, राउल्ट का नियम कहता है कि डेल एच 0 होता है, लेकिन यहां पर डेल एच जो होगा वो 0 से क्या होगा? कम होगा। डेल एच 0 से क्या होगा? कम। या मैं बोल दूं डेल एच का मान क्या होगा? नेगेटिव। और जिनके लिए डेल एच नेगेटिव होता है वो प्रक्रम कैसे होते हैं? उष्मा सेपी प्रक्रम। इसी प्रकार बच्चों तीसरी शर्त देखें तो राउल्ट का नियम तो कहता है कि आयतन परिवर्तन 0 होगा, लेकिन ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है मतलब आयतन घट जाएगा या डेल बी जो है वो क्या होगा? ऋणात्मक। यानी दोनों को मिलाने पर जितना आयतन होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? कम। और लास्ट शर्त राउल्ट का नियम कहता है ए के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, इसी प्रकार घटक बी के कणों के मध्य जो आकर्षण लगता है, इस आकर्षण बल का योग जो है वो बराबर होता है किसके? ए और बी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के। लेकिन ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है तो ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा मतलब आकर्षण बल का मान घटकों के आकर्षण बलों के योग से विलयन के कणों में जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो ये होती है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले घटकों की सामान्य शर्तें। देखो एग्जाम्पल देख लें तो जो एग्जाम्पल में नॉर्मली जो आपके जल होता है, इस जल में आप मिला दो HCl परबल अम्ल, या जो आपके जल है इसमें मिला दो आप HNO3 ये भी अम्लीय है, और या फिर आप जल लो और इस जल में मिला दो आप H2SO4। यानी जब आप जल में किसी परबल अम्ल को मिलाओगे तो उस कंडीशन में जो विलयन बनेंगे वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, वापस देखो आरेख से देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले वो राउल्ट के नियम का आरेख बनाए। तो राउल्ट का नियम एक अक्ष ले लिया, यहाँ पर मोलन्स को दर्शाता है, ये दर्शाता है मोलन्स को। यहां पर ले लिया अक्ष ए का मान 1, अक्ष बी का मान ले लेते हैं 0, दूसरी तरफ अक्ष ए का मान ले लेते हैं 0 और अक्ष बी का मान रख लेते हैं 1। देखो अब जो आप जब यहाँ पर अक्ष ए का एक मोलन्स है तो यहाँ जो दाब लगेगा वो भी किसका होगा? ए का होगा, तो ये आपके पी ए आ जाएगा। और यहाँ पर बी का मोलन्स 1 है तो दाब जो लगेगा वो क्या आ जाएगा? पीबी आ जाएगा। अब देखो अगर राउल्ट के नियम के अनुसार बात करें तो राउल्ट का नियम कहता है पी ए और पीबी जो है इनका योग जो होता है ये विलयन का कुल दाब होता है, और पी ए जो होता है ये होता है आपके, और पीबी जो होता है वो ये होता है आपके। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार बिल्कुल सीधी रेखाओं से दर्शाते हैं। जब आदर्श विलयन की बात करते हैं तो ये अपने पास राउल्ट का नियम। अब जो इस राउल्ट के नियम से क्या होगा? ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। तो देखो ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा तो बात कर लेते हैं कैसे बनेगा। तो कुल दाब जो इन घटकों से कम होगा तो ये कुल दाब के लिए जो रेखा है वो यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी पी टोटल जो है उसकी तुलना में पी ए प्लस पीबी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी प्रकार पी नोट ए
इसकी बात करें तो ये जो आरेख रेखा बनेगी वो भी थोड़ी नीचे आ जाएगी, मतलब पी ए का मान जो है वो ग्रेटर होगा पी नोड ए डॉट अक्ष एस से, और पीबी के लिए रेखा बने तो ये रेखा भी क्या आ जाएगी नीचे की तरफ, तो पीबी ये भी लेस देन होगी पी नोड बी अक्ष 20 से। तो ये होता है तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो ये तो थे आपके राउल्ट के नियम के आधार पर आपके विलयन, आदर्श विलयन के बाद अनादर्श विलयन, जिसके दो प्रकार पढ़ लिए हमने। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन है, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, इसमें इसकी शर्तें और एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर देखो ये इसका आरेख, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। फिर हमने बात की ऋणात्मक विचलन वाले का, इसका वैसे स्क्रीनशॉट पहले ले लिया, नहीं लिया तो वापस ले सकते हो। और फिर इसके आरेख की बात कर ली। तो ये है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए राउल्ट के नियम का आरेख। अब जो इसके बाद आगे बात करते हैं, ये हो गया आपके विलयन के प्रकार। अब बात कर लेते हैं जो इसके बाद स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो जो स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी ऐसे मिश्रण या ऐसे विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलते हो, या कह सकते हैं ऐसे मिश्रण जिनका वाष्प एवं द्रव प्रावस्था में संगठन समान होता है, अर्थात जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण या ऐसे विलयन जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है, मतलब जो एक निश्चित ताप पर ही उबलते हैं, अर्थात जिनका क्वथनांक क्या होता है स्थिर होता है, वो मिश्रण होते हैं आपके स्थिर क्वाथी मिश्रण। और वो स्थिर क्वाथी मिश्रण में आपके अनादर्श विलयन जो होते हैं उनको रखा गया है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक, या आप धनात्मक को बाद में परिभाषा में काम में ले लेंगे, नाम में ले लेते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी, अधिकतम स्थिर क्वाथी, या इसी का आप नाम लिख सकते हो, या न्यूनतम वाष्प दाबी, या न्यूनतम वाष्प दाबी। और दूसरा होता है बच्चों न्यूनतम स्थिर क्वाथी, न्यूनतम स्थिर क्वाथी, या आप काम में ले सकते हो अधिकतम वाष्प दाबी, अधिकतम वाष्प दाबी। यह आपके बच्चों स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं, जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, जिनका क्वथनांक स्थिर रहता है, वाष्प और द्रव प्रावस्था में इनका संगठन क्या होता है समान, वो होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। और ये दो, एक होता है अधिकतम स्थिर क्वाथी या न्यूनतम वाष्प दाबी, और एक होता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी या अधिकतम वाष्प दाबी। तो देखो अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रणों की बात करें तो अधिकतम अपने स्थिर क्वाथी या न्यूनतम वाष्प दाबी विलयन
मिश्रण उन विलयनों को कहते हैं जो राउल्ट के नियम से न्यूनतम विचलन दर्शाते हैं। तो एस से अनादर्श विलयन, एस से अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते इसको। तो देखो स्थिरवादी मिश्रण जो होते हैं इनमें अधिकतम स्थिरवादी मिश्रण किनको कह रहे हैं? उन मिश्रणों को कह रहे हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हो। ऋणात्मक विचलन में एग्जांपल देखे थे हमने, जल में चाहे आप HCl मिला दो, चाहे जल में आप H2SO4 मिला दो, और चाहे जल में आप HNO3 मिला दो, ये आपके राउल्ट के नियम से क्या करते हैं? न्यूनतम विचलन, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। और जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो कैसे होते हैं? अधिकतम स्थिरवादी मिश्रण। और वो जो दूसरा आपके न्यूनतम स्थिरवादी मिश्रण या अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण। तो एस से अनादर्श विलयन, एस से अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें बच्चों में न्यूनतम स्थिरवादी या अधिकतम वाष्पदाबी कहते हैं। और आपने इसमें एग्जाम्पल देखे थे हमने, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, ईथर प्लस एसीटोन। तो ये आपके सारे स्थिरवादी मिश्रण होते हैं। वापिस इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, पहले देखें। तो ये तो हो गया आपके स्थिरवादी मिश्रण। देखो यहां के बाद आगे बात कर लेते हम। तो जो होता है एक आपके असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले मोलर द्रव्यमान क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणु के भारों का योग उसका अणुभार कहलाता है, और जिसे ग्राम में प्रदर्शित करते हो उसका आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे देखो ये अपने पास CH3COOH है, तो इसमें एक कार्बन, दो कार्बन है, तो दो कार्बन और एक कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। तो देखो 24 और 4 28 और ये 2 32, तो इनको जोड़ देंगे तो ये 60 ग्राम। यहाँ 2 को नहीं जोड़ा, 100 दूनी 32 करके जोड़ा, तो ये 60 ग्राम है। ये क्या है? जो आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल का सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना है? 60 ग्राम। अब हम बात करें असामान्य मोलर द्रव्यमान, तो बच्चों जब किसी पदार्थ का या तो क्या हो जाए? संगुणन यानी कण घुल जाए, या उसका क्या हो जाए? वियोजन। तो जब किसी पदार्थ का संगुणन या वियोजन हो जाए तो उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान जो होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान से क्या है?
भिन्न या अलग प्राप्त होगा। जैसे देखो अपने पास ये CH3COOH है, इसके दो कण आपस में जुड़कर और द्विमूलक बना लेते हैं। जैसे ये C, इस पर आपके पास एक तो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से O, एक इस पर जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ है इस पर OH। ये देखो CH3 ये CH3, ये रहा C जिस पर डबल बॉन्ड से O और एक सिंगल बॉन्ड से OH। इस पर दूसरे कण को जोड़ देते हैं इसी प्रकार। ये अपने पास देखो CH3, ये C डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से OH। अब क्या होगा इनमें देखो भाई, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण है और यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण है, मतलब ये आपस में क्या बना लेंगे, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। तो अपने संरचना क्या बन गई, CH3 सिंगल बॉन्ड C जिस पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है उस पर H। इसी प्रकार ये CH3 जिस पर सिंगल बॉन्ड से C जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से O जिस पर H जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। अब देखो ये दोनों कण जो है H और O आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ बना लेंगे और ये भी हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। तो इसके देखो sp3 कम्ल के एक और दो कण आपस में जुड़ के इन्होंने क्या बना लिया, द्विमूलक बना लिया। द्विमूलक या द्वितीय, दो कण जुड़ गए, या कह सकते हैं डाइमर बना लिया। क्या बना लिया, डाइमर। तो देखो एक sp3 कम्ल का सामान्य मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम होता है। संगुणन की क्रिया में इसके देखो दो कण, एक कण ये और एक कण ये आपस में जुड़ गए, इनमें हाइड्रोजन बंध बन गया, तो ये द्विमूलक या डाइमर बन गया। अब देखो इसका अनुमान निकालते हैं, तो कार्बन 1 2 3 4 हो गए, तो 4 × 12 प्लस हाइड्रोजन देखो 1 2 3 3 6 8 हो गया, 8 × 1 प्लस ऑक्सीजन देखो 1 2 3 और 4 हो गया, तो ये हो गया 16। तो ये तो हो जाएगा 12 चौक 48, ये हो जाएगा 8 और ये 16 चौक 64। इनको ऐड कर देते हैं तो ये लगभग आपके आ जाएगा 120 ग्राम। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना होता है 60 ग्राम और द्विमूलक बनने से कितना हो गया आपके 120 ग्राम। तो 120 ग्राम हो गया, मतलब सामान्य से अलग प्राप्त हो गया। तो इसे कहते हैं बच्चों असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो जब किसी पदार्थ का संगुणन या वियोजन हो जाए तो पदार्थ का सामान्य मोलर द्रव्यमान से अलग मोलर द्रव्यमान या अलग आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है, जिसे उसका असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।